हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसका हम पिछले साल का पेपर देखेंगे और उसके आपको सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न का सटीक आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सटीक आंसर देंगे। तो 2022-23 का ये पेपर है। तो इस पेपर में हम लोग इसका सलूशन देखेंगे। तो आप सभी अब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन a tax is paid by a person after being transferred is called as। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान बाद में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? घटना या मुकाबला या संपर्क या प्रभाव। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे ऑप्शंस को। तो इसको क्या बोलेंगे? तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इंसिडेंट बोलेंगे या घटना बोलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो कौन सा टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है? तो इनकम टैक्स है, आयकर या संपत्ति कर, स्टेट कर, ठीक है, या धन कर, या वेल्थ कर, या ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें डायरेक्ट टैक्स आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट टैक्स के जो उदाहरण हैं उस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी आपके डायरेक्ट कर के उदाहरण हैं, डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। ये आपके आयकर, संपत्ति कर और धन कर, ये सब आपके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, धनकर या बिक्री कर। तो कस्टम ड्यूटी इंग्लिश में देख लेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स या सेल्स टैक्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी धनकर। अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ये नहीं है प्रत्यक्ष, ये सब, यानी ये एक प्रत्यक्ष कर है, वेल्थ टैक्स, ठीक है। ये सब आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये धनकर नहीं है, मतलब वेल्थ टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, अप्रत्यक्ष कर हैं तो क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर, यानी प्रतिगामी है प्रकृति का, या प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रगतिशील प्रकृति का, या कांस्टेंट इन नेचर, स्थिर प्रकृति का है, या प्रोपोर्शनल इन नेचर, अनुपातिक प्रकृति का है। तो कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर। तो अप्रत्यक्ष कर कैसे होते हैं? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिग्रेसिव इन नेचर, यानी प्रतिगामी प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स, मतलब विदेशी मुद्रा का मतलब है। तो क्या है? तो करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स, या फॉरेन करेंसी मार्केट्स, फॉरेन करेंसी, या नन ऑफ द अबव। तो मुद्रा विनिमय बाजार, या विदेशी मुद्रा बाजार, या विदेशी मुद्रा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुद्रा विनिमय बाजार, करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स। अगला क्वेश्चन है, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाज गिवन बाय। तो आंशिक एवं सामान्य संतुलन का विश्लेषण दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल और वॉलराज के द्वारा दिया गया था, केन्स और गुडविन के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, या हिक एवं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो हिक्स एवं सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। तो इसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जो आंशिक एवं समान संतुलन विश्लेषण दिया गया था वो मार्शल एवं वॉलरस के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज और कंजप्शन लाई ऑन, मतलब विनिमय एवं उपयोग के संतुलन का सामान्य सीमा है। तो अनुबंध वक्र, परिवर्तन वक्र, बाहरी अनुबंध वक्र, या उत्पादन अनुबंध वक्र। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे इंग्लिश वाले। तो सेवेंथ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट कर्व या अनुबंध वक्र। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एमएसपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एमएसपी एक उदाहरण है। तो एमएसपी किसका उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। तो प्राइज सीलिंग का उदाहरण है, मूल्य सीमा की, या न्यूनतम मूल्य का, या सब्सिडी का उपयोग में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा 8 में का बी, यानी न्यूनतम मूल्य। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको याद, देखिए ये जितने मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना ये इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मिनिमम सपोर्ट
प्राइस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, शट डाउन पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, शट डाउन बिंदु क्या बताता है? तो क्या बताता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ए और बी, यानी ए टी आर इज इक्वल टू टी वी सी और पी बराबर ए वी सी, ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय, यानी ब्रेक इवन बिंदु दर्शाता है, तो टी आर बराबर ए बी सी या बी सी बराबर एफ सी या टी आर बराबर टी सी या उपरोक्त सभी। तो क्या दर्शाता है, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी आर बराबर टी सी, ठीक है, टी आर बराबर टी सी, यानी टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, क्या होता है मैं बता देता हूँ, टोटल रेवेन्यू, और टी सी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट और रेवेन्यू में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी पूर्ण और अपूर्ण बाजार को वर्गीकृत किया जाता है। तो पूर्ण और अपूर्ण बाजार को वर्गीकृत कैसे करते हैं, तो खरीदार और विक्रेता की संख्या के आधार पर, या उत्पाद विभेदन की डिग्री के आधार पर, या निःशुल्क प्रवेश निकास के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 में का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। यानी जो पूर्ण और अपूर्ण बाजार को वर्गीकृत करते हैं वो खरीदार और विक्रेता की संख्या के आधार पर, उत्पाद विभेदन की डिग्री के आधार पर, निःशुल्क प्रवेश एवं निकास के आधार पर, ये सब आपके सही आंसर हो जाएंगे। एकाधिकार का संबंध है, एक शब्द आपको याद रखना है, हिंदी मीडियम वालों को भी, मोनोपोली। तो एकाधिकार क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है एकाधिकार का, तो सिंगल सेलर होता है, उसको बोलते हैं हम मोनोपोली, यानी किसी भी वस्तु का केवल एक ही सिंगर है, एक ही सेलर है, सॉरी सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है, मतलब एक ही विक्रेता है, क्या है, किसी वस्तु का एक ही विक्रेता है, उसी को हम एकाधिकार या मोनोपोली बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, उत्पादन के कारक हैं, लैंड एंड लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, तो ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रोडक्शन उत्पादन के लिए हमें भूमि एवं श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की भी और प्रबंधन के लिए भी, ठीक है, सब कुछ की आवश्यकता पड़ती है, उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डील्स विथ, यानी इनपुट आउटपुट संबंध बताता है। तो क्या संबंध बताता है इनपुट आउटपुट, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन करें, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, मतलब इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या दर्शाता है, संबंध बताता है, तो क्या संबंध है, तो कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहते हैं, किनको, एडम स्मिथ को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको मानते हैं, तो एडम स्मिथ को मानते हैं, याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे, वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने लिखी थी, कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी, तो ये आपके इन्होंने लिखी थी, एडम स्मिथ जी ने, ठीक है, और ये फादर हैं, पिता माने जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत अर्थशास्त्र का विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रेडिशनल अप्रोच इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत अर्थशास्त्र या विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है, तो उत्पादन, वितरण, उपभोग या प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 में का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, आपसे पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में याद रखेंगे सभी लोग इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुश्किल है, आपसे पूछा गया है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स आप याद रखेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, तो वो लैटिन वर्ड से हुई है, लैटिन शब्द, फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच शब्द, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द, या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रीक वर्ड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक वर्ड से। एक शब्द और आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, तो वो भी आपके ग्रीक से ही हुई है, किससे,
ग्रीक भाषा से हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो कौन सा शब्द है से आपका माइक्रो, वो था मैक्रो, ये माइक्रो है। इसमें आपको भाषा नहीं, इसमें वर्ड पूछा गया है कौन से वर्ड से हुआ है, तो माइक्रोज से या मैक्रोज से या माइक्रो से या मैक्रो से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है, पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो आपकी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माइक्रोज, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न अप्रोच इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दोनों ए और बी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 में का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। यानी आधुनिक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आते हैं आधुनिक के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की तरह व्यवहार करता है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स एज वेल्थ वाज डिफाइंड बाय। तो किसने बताया था, डिफाइन किया था कि वह धन की तरह व्यवहार करता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। देखिए साथियों मित्रों, आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल हर एक सेमेस्टर का, और काफ़ी कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको हमारा जो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको स्टडी मटेरियल भी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं पीडीएफ काफ़ी डली हैं और भी डाल दूँगा। इकोनॉमिक्स का पीडीएफ वहाँ पे डला है, तो उसको आप देख लेना वहाँ पे जाके चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। तो यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, अर्थशास्त्र में उपयोगिता संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है, तो 21 में का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, उपयोगिता, आनंद, संतोष या संतुष्टि की चाह। तो वांट, सेटिस्फाइंग, पावर। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 में का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द यूटिलिटी, यानी वस्तु की कीमत उपयोगिता का इकाई वस्तु से उत्पन्न है। तो प्रथम, अंतिम या अतिरिक्त या सभी इकाइयाँ। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फर्स्ट, लास्ट, एडिशनल, ऑल द यूनिट्स। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एडिशनल। ऑप्शन सी एडिशनल या अतिरिक्त जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला है द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय। तो उपभोक्ता बचत का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, एडमंड कैनन के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा या जे.आर. हिक्स के द्वारा। तो उपभोक्ता बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता बचत का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्फ्रेड मार्शल। याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था आपका कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट था, उपभोक्ता बचत का विचार। द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक वॉज गिवन बाय, यानी उदासीनता वक्र तकनीक का विचार दिया गया था। तो मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल या एडम स्मिथ, रिकार्डो या जे.आर. हिक्स ने। तो किसने दिया था, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक वॉज गिवन बाय। तो अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने या जे.आर. हिक्स ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जे.आर. हिक्स ने दिया था आपका इंडिफरेंस कर्व टेक्निक गिवन बाय। तो उदासीनता वक्र तकनीक का विचार दिया गया था जे.आर. हिक्स के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द बुक वैल्यू एंड कैपिटल वाज रिटन बाय। तो मूल्य और पूंजी नामक पुस्तक किसने लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई, तो अल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिक्स, रिकार्डो या जे.एस. मिल। तो किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जे.आर. हिक्स। अगला है किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से आ गया है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को बोलते हैं, किसको, अर्थशास्त्र का पिता हम एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। और वेल्थ ऑफ नेशन, फिर से बता देता हूँ, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये आपके इन्हीं ने लिखी है, हमारे एडम स्मिथ साहब ने लिखी है। व्हेन प्राइस ऑफ ट्रीट
क्या लिखा है यहाँ पे, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ चाय लिखा है तो टी होगा, यहाँ पे टी लिख दिया है, टी। व्हेन प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ कॉफ़ी, यानी चाय का मूल्य बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, मांग यानी डिमांड होगी, तो क्या होगी, चाय कॉफ़ी की डिमांड चाय की कीमत बढ़ने पर तो बढ़ जाएगी, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, कांस्टेंट मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप लोग में से कोई नहीं, तो मतलब इंक्रीज होती है, मतलब चाय महंगी हुई तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, मतलब कॉफ़ी सस्ती मिल रही है तो लोग कॉफ़ी पियेंगे, इस ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सभी अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है मुझे आपको ये कंटेंट लाने में, आपको मतलब एक्यूरेट आंसर आपको देने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में, और आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, और शेयर ज़रूर कर देना आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय, तो उच्च साहित्य अर्थशास्त्र शब्द को किसने गढ़ा था, मतलब किसने दिया था, तो जेएम कीन्स ने, या कार्ल मार्क्स ने, या लियोनेल रॉबिन्स ने, या अल्फ्रेड मार्शल ने। तो उच्च साहित्य अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे जो आंसर मुझे निकल के आया 28 का, मैं आपको बता देता हूँ, तो इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है तो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, एडम स्मिथ आ रहा है इसका आंसर, आप सर्च कर लेना, एडम स्मिथ इसका आंसर आ रहा है, मैंने इंटरनेट पे भी देख लिया, काफ़ी सोर्स से देखा है, तो एडम स्मिथ आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन या तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव होता तो वो हम लगा सकते थे, नन ऑफ द एबव होता तो हम लगा सकते थे, क्वेश्चन ही गलत है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज जनरली, यानी सामान्यतः खाद्य पदार्थ की पूर्ति की लोच होती है, तो कितनी होती है, एक से कम होती है, लेस देन वन, मोर देन वन यानी एक से अधिक होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एक से कम होती है। मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक जनसंख्या जांच किस पर लागू होती है। अकॉर्डिंग टू मालथीसियन थ्योरी पॉपुलेशन पॉजिटिव चेक्स आर अप्लाइड बाय मैन, नेचर, एनिमल या नन ऑफ द अबव। तो किस पर होती है, मानव, प्रकृति, जानवर या उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्रकृति या नेचर। जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो पीएन माथुर के द्वारा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा, या एडमंड कैनन के द्वारा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो स्थिर लागत को यह भी पुकारा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो उसको विफल लागत या संक कॉस्ट बोलते हैं, या ओवरहेड कॉस्ट, उपरिव्यय लागत बोलते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट या लंबी अवधि लागत बोलते हैं, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको हम ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरिव्यय लागत बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नॉन एज, तो चल लागतों को इस प्रकार भी जानते हैं, तो किस प्रकार जानते हैं, प्रधान लागतें, प्रत्यक्ष लागतें, अल्प समय की लागतें या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी नाम से जानते हैं हम चल लागतों को, ठीक है, उपरोक्त सभी। नॉर्मल प्राइस इज आ, सामान्य मूल्य है, तो सामान्य मूल्य क्या है, नॉर्मल प्राइस क्या है, शॉर्ट पीरियड प्राइस अल्पकालीन कीमत, लॉन्ग पीरियड प्राइस दीर्घकालीन कीमत, तो फ्लोर प्राइस न्यूनतम कीमत, या प्रोक्योरमेंट प्राइस या खरीद कीमत। तो सामान्य मूल्य क्या होता है, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकालीन कीमत या लॉन्ग पीरियड प्राइस को बोलते हैं हम नॉर्मल प्राइस, या सामान्य मूल्य बोलते हैं दीर्घकालीन कीमत को, जो लंबे समय तक कीमत बनी रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिलेटेड टू, अवसर लागत का संबंध है, तो टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व से, टोटल कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रतिस्थापन की लागत से, फोरगॉन अल्टरनेटिव्स भूले हुए विकल्प से, या मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फोरगॉन अल्टरनेटिव्स भूले हुए विकल्प से। द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स, उदासीनता वक्र का आकार दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि, प्राइस ऑफ
कमोडिटीज़ वस्तु का मूल्य, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटीज़ वस्तु की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपभोक्ता की रुचि या टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। वैट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो मूल्य वर्धित कर, इंग्लिश में याद रखेंगे सभी लोग, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एसेट, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी में भी याद रख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में जरूर याद रखना सभी लोग, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस रिटन बाय, देखिए आ गया क्वेश्चन, मैं बता रहा था ना कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा है। आप यदि आप ध्यान से देख रहे थे तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा। मैं क्योंकि इस वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ कि राष्ट्र की संपत्ति, इससे ज़्यादा आप इसको याद रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस को। ठीक है, किसको, ये सब ज़्यादा याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्र, वेल्थ ऑफ नेशंस को। तो रिटर्न बाय किसके द्वारा, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, फ्री गुड्स हैव ग्रांट, फ्री वस्तु की अधिक उपयोगिता होती है, तो वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ उपयोग करने में, वैल्यू एक्सचेंज विनिमय करने में, ट्रांसफेरेबिलिटी हस्तांतरण करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयोग करने में, वैल्यू इन यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती वस्तु है, तो कॉटन, मशीनरी, राइस, या नन ऑफ द अबव, कपास, मशीनरी, चावल, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्यवर्ती पूछी गई है आपसे, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, यानी वस्तु कौन सी है, तो वो आपकी मशीनरी हो जाएगी, ऑप्शन बी। द एप्पल ग्रोवर्स सप्लाई एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर टू उत्तर प्रदेश एंड क्रिएट, सेब उत्पादक कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक सेब सप्लाई करते हैं जो बनाता है संवर्धन उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता। फॉर्म यूटिलिटी प्लस यूटिलिटी, तो क्या बनाता है, देखिए कश्मीर से उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो मतलब उसकी क्या, उसका स्थान चेंज हो रहा है तो उसे स्थान उपयोगिता बोलते हैं, क्या, प्लस यूटिलिटी होता है। लेकिन टाइम यूटिलिटी कब होगा, जब हम किसी चीज़ को, मतलब जिसका मौसम मार्च अप्रैल में रहता है या मार्च या मई में रहता है, उस चीज़ को हम दिसंबर में बेचेंगे, उसको स्टोर करके रख लेंगे और दिसंबर में बेचेंगे, तो वो आपका टाइम यूटिलिटी होता है, याद रखना। ये आपके महत्वपूर्ण थे इसलिए बता दिया, लेकिन इसका प्लस यूटिलिटी हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर से उत्तर प्रदेश आ रहा है, स्थान चेंज हो रहा है तो प्लस चेंज हो रहा है, तो प्लस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। देखिए मैं आपको इतने उसमें डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आए। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए हम पर, और प्रबल एग्रो स्टडी के चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे सभी लोग। तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, y = C+S, यानी y बराबर C+S। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। देखिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे प्रबल एग्रो स्टडी का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और यदि आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर जो चैनल का नाम है वही आप कर सकते हैं, प्रबल एग्रो के नाम से आप करेंगे, प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल। वैन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता होती है तो वो 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल टू, मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो नेसेसरी गुड्स में आवश्यक वस्तुओं पर, या कंफर्ट गुड्स आरामदायक वस्तुओं पर, लग्जरी गुड्स विलासिता वस्तुओं पर, या गिफन गुड्स या खराब वस्तुओं पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है खराब वस्तु पर नहीं होता है। मतलब मांग क्या, मतलब खराब वस्तुओं का क्या ही मांग होगा, आपको ध्यान रखिए। इसकी तो मांग होगी जो लग्जरी चीज़ें हैं उनकी तो मांग होगी, जो आरामदायक चीज़ें उनकी भी मांग होगी, नेसेसरी चीज़ें जो आवश्यक है उनकी तो होगी, जो खराब चीज़ें उनकी मांग नहीं होगी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग होती है, यानी फॉर लग्जरियस गुड्स द डिमांड इज लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, या इनफाइनाइट इलास्टिक, या यूनिट इलास्टिक। तो कम लोचदार, अधिक लोचदार, अनंत बेलोचदार, या इकाई लोच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अधिक लोचदार या मोर इलास्टिक। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तिरछी लोच होती है, तो ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या अनंत। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, इन्फिनिटी। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, धनात्मक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तुओं की तिरछी लोच होती है तो पॉजिटिव होती है।
द रेंज ऑफ एमपीसी इज, यानी एमपीसी की सीमा है तो क्या है, 0 से 1 या 1 से अनंत या 0 से अनंत या क्या लिखा है -1 to 1। ये आपका इंग्लिश में जरूर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इसे शब्दों में लिख दिया है, यहाँ पे अंक लिखे हैं तो यहाँ जल्दी समझ में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47वें का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 0 से 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्पोजेबल इनकम इज, यानी डिस्पोजेबल आय क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। डिस्पोजल आय होती है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट, यहाँ पर टैक्स नहीं लिखा है, टैक्स भी लिख लेना, टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो सभी लोग क्वेश्चन ये पढ़ लेंगे, बाजार मूल्य सकल ये जो भी लिखा है सभी लोग पढ़ लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा, NP 8 फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फंक्शन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक का कार्य है। तो रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, तो बैंकों का बैंक है। ठीक है, या बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का बैंक है, या लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम रूप से ऋण नेतृत्व में सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ये सब आपके जो है रिजर्व बैंक के कार्य हैं। क्या है, ये सब आपके रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का वीडियो। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि इस पर आपको आपके आने वाले जितने पेपर हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं कई बार आपका जो है कुछ ही समय पहले वीडियो अपलोड कर पाता हूं और आप तक नहीं पहुंच पाता है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करवाता हूं। ठीक है, तो आपका इसका भी एक वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। इसका एक वीडियो डला है, उसको आप लोग देख लेना। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का वीडियो डला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवाए हैं मैंने, और ये आपका प्रीवियस ईयर का था। एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग कहें तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिनमें से आपके क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसको शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना हो सके। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।